दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 18th सेंचुरी के बंगाल की। एक ऐसी कहानी जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एक बेहद अमीर प्रांत और वहां के तख्त के लिए एक ऐसी रूथलेसनेस और कूटनीति जिसने आगे चलकर पूरे भारत का इतिहास बदल कर रख दिया। सत्ता, पैसा और धोखा, ये सब उस दौर की पहचान बन चुके थे। तो चलिए फटाफट इस चर्चा के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे मुगलों के पतन से, फिर देखेंगे स्वतंत्र बंगाल का उदय, इजारेदारी प्रथा, नासिरी वंश का खात्मा, मराठा आक्रमण और आखिर में सिराजुद्दौला के खिलाफ हुई साजिशें। सबसे पहले आते हैं मुगलों के पतन पर। 1707 में सम्राट औरंगजेब की मौत होती है और बस वहीं से दिल्ली के तख्त के लिए एक ऐसी खूनी कशमकश शुरू होती है जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। दिल्ली में सत्ता कितनी तेजी से और हिंसा के साथ बदल रही थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1712 में जहांदार शाह ने तख्त कब्जाया और अगले ही साल 1713 में फर्रुखसियार ने उसे हटा दिया। इस पल पल बदलती अस्थिरता का सबसे बड़ा फायदा क्षेत्रीय ताकतों को हुआ और इसी केओस के बीच 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल के गवर्नर बन गए। यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, स्वतंत्र बंगाल का उदय। दिल्ली में मचे इस बावंडर ने बंगाल को खुद को एक स्वतंत्र शक्ति बनाने का बेहतरीन मौका दिया। मुर्शिद कुली खान, जो शुरुआत में सिर्फ एक दीवान थे, उन्होंने दिल्ली में बैठे अपने विरोधियों से खुद को बचाकर एक अलग ही रास्ता बनाया। अजीम उस शान जैसे प्रभावशाली विरोधी चाहते थे कि बंगाल का सारा पैसा दिल्ली के तख्त की लड़ाई में लग जाए, पर मुर्शिद कुली खान ने ऐसा होने नहीं दिया। अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने राजधानी को ढाका से सीधा मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर दिया और पूरे बंगाल पर अपनी एब्सोल्यूट पावर स्थापित कर ली। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है इस्तारेदारी प्रथा। ये वो आर्थिक इंजन था जिसने बंगाल में बेहिसाब दौलत तो पैदा की, लेकिन साथ ही वहां की जनता में एक गहरा असंतोष भी भर दिया। असल में इजारेदारी एक ठेकेदारी व्यवस्था थी, एक बिडिंग सिस्टम जहां लगान वसूलने का हक उसे मिलता जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। इससे रेवेन्यू तो आकाश छूने लगा, पर ठेकेदारों ने अपना मुनाफा निकालने के लिए किसानों और स्थानीय जमीनों का बुरी तरह शोषण किया। नतीजा ये हुआ कि सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद जैसे कई जमींदारों ने इसके खिलाफ कड़ी बगावत कर दी। लेकिन इस दौर में बंगाल आखिर कितना अमीर हो चुका था? मुर्शीद कुली खान के बाद उनके दामाद नवाब शुजाउद्दीन के वक्त व्यापार के जरिए लगभग 6 करोड़ की चांदी अर्जित की गई। कमाल की बात तो ये है कि इस दौर में बैंकिंग सिस्टम में कुछ बेहद ताकतवर नाम उभरे, जैसे सेठ आलमचंद, जिन्हें राजाओं का राजा कहा गया, और मशहूर जगत सेठ। ये सेठ इतने अमीर थे कि अब इन्होंने सीधे तौर पर बंगाल की राजनीति में दखल देना शुरू कर दिया था। और यहीं से हमारे चौथे हिस्से की शुरुआत होती है, नसीरी वंश का अंत। बंगाल के इतिहास में अब कानूनी उत्तराधिकार की जगह ब्रूट फोर्स लेने वाली थी। एक तरफ था नासिरी वंश, जो मुर्शिद कुली खान का कानूनी ब्लड लाइन था, जिसमें शुजाउद्दीन के बाद उनका बेटा सरफराज खान गद्दी पर बैठा। लेकिन दूसरी तरफ एक बेहद महत्वाकांक्षी और रूथलेस व्यक्ति था, अलीवर्दी खान। वो बिहार का डेप्यूटी नायब था। शाही परिवार के खून से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, पर उसकी निगाहें सीधे बंगाल के तख्त पर टिकी थीं। इस महत्वाकांक्षा का अंजाम था 1740 का गिरिया का युद्ध। अलीवर्दी खान ने उन्हीं अमीर बैंकर्स, खासकर जगत सेठ के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची। युद्ध में सरफराज खान को मार दिया गया और इसके साथ ही नासिरी ब्लड लाइन का हमेशा के लिए अंत हो गया। इस घटना ने एक बात तो साफ कर दी थी कि अब पैसा और सेठों की दौलत किसी का भी तख्त पलट सकती थी। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो एक हैरान करने वाला आंकड़ा सोचिए, 20 मिलियन, यानी यहाँ 2 करोड़ नहीं, पूरे 20 करोड़ रुपए की विशाल रिश्वत की बात हो रही है। अलीवर्दी खां तख्त पर तो बैठ गया, पर औधिकारिक तौर पर नवाब बनने के लिए उसने मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला को एक मुश्त 20 करोड़ रुपए दे दिए, ताकि घोषणा हो सके कि अब से वही बंगाल का वास्तविक नवाब है। लेकिन तख्त खरीदना एक बात है और उसे बचाना दूसरी। आते हैं 5वें हिस्से पर, मराठा आक्रमण। अलीवर्दी खान के इस नए तख्त पर तुरंत ही बाहरी खतरे आने लगे। राघोजी भोंसले की अगुवाई में मराठा आक्रमणों ने बंगाल में पूरी तरह आतंक मचाकर रख दिया। हालत ये हो गई कि डर के मारे अलीवर्दी खान को कलकत्ता के चारों तरफ एक डिफेंसिव डिच, यानी एक बड़ी खाई खुदवानी पड़ी। आखिर में थक हारकर उसे एक अपमानजनक शांति समझौता करना पड़ा और ओडिशा का पूरा टेरिटोरी मराठाओं को सौंप देना पड़ा।
और क्या आप जानते हैं इस समझौते की आर्थिक कीमत क्या थी? 1.2 मिलियन यानी 12 लाख रुपए हर साल। ये वो रकम थी जो अलीवर्दी खान ने मराठाओं को चौथ टैक्स के रूप में देने का वादा किया। जो शासक कल तक खुद को आज़ाद नवाब कहता था, उसकी ऐसी लाचारी शाही इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं छठवें और आखिरी हिस्से की तरफ, सिराजुद्दौला और साजिशें। ये दरबार की अंदरूनी पॉलिटिक्स का एक ऐसा एक्सप्लोसिव वक्त था जहां लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। अलीवर्दी खान का आखिरी वक्त नज़दीक था और उसका कोई बेटा नहीं था। उत्तराधिकार की उलझन ऐसी थी कि उसकी 3 बेटियां थीं। घसीटी बेगम जिसका अपना कोई बेटा नहीं था, मैमूना बेगम जिसका बेटा शौकत जंग था, और सबसे छोटी बेटी अमीना बेगम जिसका बेटा था सिराजुद्दौला। एक पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण शाही परिवार पूरी तरह बट गया और सग्गी बहनें तख्त के लालच में एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई। फिर एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने पूरे परिवार में आग लगा दी। अलीवर्दी खान ने सबसे छोटी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को अपना अकेला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ये वाकई एक जानलेवा मूव था। बड़ी मासियों ने इस फैसले को अपना पर्सनल अपमान समझा और परिवार के अंदर एक भयंकर और तबाहकारदेह कलेश छिड़ गया। अब जरा जवान सिराज के दुश्मनों की फहरिस्त पर नजर डालिए। उसकी अपनी मासी घसीटी बेगम और चचेरा भाई शौकत जंग तख्त छीनने की फिराक में थे। पैसे की ताकत वाले जगत सेठ और राय दुर्लभ भी खिलाफ थे। और इस सब में सबसे बड़ा धोखा दिया मीर जाफर ने। वो सेना का मीर बख्शी यानी आर्मी कमांडर था और वो तक सिराज को गिराने की साजिश रच रहा था। दरबार में हर कोई अपनों का ही खून बहाने को तैयार था। ये सब देखकर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, जब दरबार खुद भयानक लालच, अपनों के धोखे और आपस की सैन्य साजिशों में इस कदर टूट चुका हो, तो ऐसे में दूर खड़ी इंतजार कर रही ब्रिटिश अंपायर के सामने बंगाल भला कितनी देर तक टिक पाता? इस सवाल का जवाब आगे चलकर प्लासी और बक्सर के उन ऐतिहासिक युद्धों में मिला जिन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास का ये सबक हमेशा याद रखने वाला है कि सबसे बड़े खतरे अक्सर बाहर नहीं बल्कि अपने ही दरबार में छुपे होते हैं।